नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार वेस्ट बंगाल की। हम सब जानते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार को बदलने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगाया था, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि बंगाल में जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल में पिछले 75 साल में ऐसी कोई सरकार नहीं बैठी जो कि बंगाल का सफाया कर सकती। पहले कांग्रेस बैठी तो उसने वहां सोहरावर्दी को तानना शुरू किया, जिसने पाकिस्तान निर्माण करवाया। उसके बाद लेफ्ट बैठ गए, जिनको हिंदुओं से बड़ी भारी समस्या थी, और उसके बाद टीएमसी बैठी तो बदलाव के लिए थी, लेकिन उसने लेफ्ट का कैडर ही ओढ़ लिया और नतीजा ये निकला कि बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका वोट बैंक बन गया, मुसलमान उनका वोट बैंक बन गया और मुसलमान के 100 क्राइम माफ कर दिए। आरजी कर जैसे हॉस्पिटल जैसी घटनाएं हो गई और हर बात को ममता बनर्जी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर बचाती रही। ममता बनर्जी को यह लगने लगा था कि वेस्ट बंगाल उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। यहां तक कि बीएसएफ का अगर क्षेत्र बढ़ाया केंद्र सरकार ने तो ममता बनर्जी को समस्या हुई। दार्जिलिंग में अगर केंद्र सरकार कुछ करना चाहती तो समस्या हो गई। बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा लगाना चाहती है सरकार तो समस्या हो गई। बॉर्डर को सीज करना चाहती थी सरकार तो ममता बनर्जी को समस्या थी। और यहां तक कि ममता बनर्जी को मोदी जी यानी कि केंद्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी वहां जाने में समस्या हो गई। इतनी समस्याएं कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों पर समस्या खड़ी करने लगी। अब इस आड़ में उनके लोग रेप करते थे, इस आड़ में उनके लोग करप्शन करते थे, मर्डर करते थे, चंदा वसूली करते थे और इसके अलावा हफ्ता वसूली शुरू हो गई। इतना बुरा हाल पूरे देश में किसी भी राज्य का नहीं था जितना वेस्ट बंगाल का था। और वेस्ट बंगाल की जनता को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप याद कर रखिए कि जब 2020-21 का चुनाव हुआ था तब बीजेपी बढ़कर तो आई थी, लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर उनको तभी विश्वास हो गया होता तो ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देते। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार को वो इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि डर रहे थे। यहां तक कि जिन लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया था, बीजेपी का समर्थन किया था, उन लोगों के खिलाफ आगजनी और पोस्ट इलेक्शन हिंसाएं भी खूब हुई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो। धनखड़ साहब वहां राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने जमकर ममता बनर्जी को जितना एक्सपोज कर सकते थे उतना किया, अपनी शक्ति से ज्यादा, राज्यपाल की शक्ति से ज्यादा उन्होंने उस पर काम किया। मैं समझता हूं कि वेस्ट बंगाल की सरकार बदलने का सबसे पहला श्रेय अगर किसी को जाना चाहिए तो धनखड़ साहब को जाना चाहिए। और मैं वो व्यक्ति था पहला जो वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाकर लाल सलाम को चैलेंज कर रहा था, और वहां हम फंस भी गए थे और बड़े लंबे समय तक हॉस्टेज बनाकर रखे गए। बाद में ईश्वर की कृपा हुई कि लिंचिंग होने से बच गई। तो ये इनिशियल स्टेजेस थी जब कोई हिम्मत नहीं करता था कि वेस्ट बंगाल में कुछ बोला जाए, तब हम लोग उस पर बहुत बड़े स्तर पर काम करना शुरू किए थे, जूझना शुरू किए थे। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर आरजी कर हॉस्पिटल के अभियुक्त उनको ममता बनर्जी बचा रही थी। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद कई स्टेप तो उन्होंने लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन जो स्टेप उन्होंने लिए उन स्टेपों को तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बैठती तो वो करती। लेकिन यहां पर शुभेंदु अधिकारी के लिए सवाल यह था कि एक तरफ बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और उनसे कंपैरिजन करना बंगाल में। अच्छा, बंगाल बहुत परेशान भी था, बहुत महिला उत्पीड़न के मामले में बहुत परेशान था। केंद्र की योजनाएं वहां लागू नहीं हो रही थी, हेल्थ मिशन वहां लागू नहीं हो रहे थे, राशन योजनाएं वहां लागू नहीं हो रही थी, किसान योजनाएं वहां लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की तरह उन योजनाओं पर बैठ गई थी। उनका मानना था कि अगर ये लागू कर देंगे तो मोदी जी इसका लाभ लेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगेगा तो मोदी जी लाभ लेंगे। लेकिन इसका लाभ मोदी जी को मिलता ना मिलता, लेकिन ममता बनर्जी के इस रुख का लाभ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जरूर मिला। मैं हमेशा से कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एक ग्लास में पानी की तरह है, जैसा ग्लास होगा वैसा पानी शेप कर लेगा, जैसी सरकार होगी वैसा शेप कर लेंगे। अगर सरकार उन पर नजर रखने वाली है तो उनके अनुसार काम करेंगे, लेकिन फिर भी जो दिखता है वो 15 से 20% होता, 80% काम
तो पता ही नहीं लगता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए सरकार बदलने का लाभ तो होता है, लेकिन जब तक मशीनरी सही ना की जाए, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भारत में ना लाया जाए, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि बहुत परिवर्तन भारत में दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार वहां पर बदल गई, शुभेंदु अधिकारी एक एग्रेसिव व्यक्ति बैठ गए, तो अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। पहले तो मैं अभी तक के कुछ परिणामों की बात करता हूं, फिर ये इनकाउंटर्स की बात करता हूं, जो इनकाउंटर वहां पर शुरू हो गए हैं। जिसका इनकाउंटर किया गया है उसकी मां का स्टेटमेंट क्या आया और बदलाव पश्चिम बंगाल में क्या किए। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में उन्होंने डीजीपी बदला, एसएन गुप्ता को डीजीपी बना दिया, अजय कुमार नंद को पुलिस कमिश्नर कोलकाता बना दिया और लीगल अलाइनमेंट भारतीय न्याय संहिता के आधार पर करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बड़ी तादाद में कानून बनने शुरू हुए। पहला कानून पब्लिक सेफ्टी बिल 2026, ये टीएमसी की जो मिनिस्ट्री थी इसको जवाब देने के लिए था है, और ये 46 प्रीवियस इफेक्टेड टीएमसी मिनिस्टर्स have been reshuffled to neutralize legacy network। और ये पूरा नेटवर्क अभी गुंडा लिस्ट बनाने की बात कर दी गई और ये कहा गया कि 12 महीने के अंदर पिछले जो कुछ भी हुआ है उसकी लिस्ट बनाई जाए, उन पर एक्शन लेना है। पब्लिक लैंड बहुत सारी टीएमसी के गुंडों ने पकड़ कर रखी थी, कब्जा करके रखी थी, यहां तक कि हावड़ा ब्रिज भी कब्जा करके रखा था। उन सब पर इस समय ड्राइव चल रही, क्योंकि ज्यादातर हम जानते हैं जिनके 14 बच्चे होते हैं वो अल्लाह देगा ऐसा मानकर रोड पर दुकानें लगाने शुरू कर देते हैं। इससे वो व्यापारी वर्ग जो वाकई स्ट्रक्चरल चलता है, जो टैक्स पे करता है, उसका बहुत नुकसान होता है। और ये लोग पहले तो 4 बीवियां और 14 बच्चे करेंगे और फिर ये सब करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी बदला, होम सेक्रेटरी बदला, डीजीपी एक्टिंग बदल दिया और सीपी कोलकाता बदल दिया, ये सब काम किए। 20,000 नई वैकेंसी निकलने की बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 20,000 पुलिस और भर्ती की जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत बिगड़ा हुआ स्टेट है और इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसी दंगों की खबरें आ सकती हैं, तो पहले से पुलिस की तैयारी की जाएगी। इसके अलावा जो सेंट्रल पिलर्स हैं, जो सेंट्रल स्टाइल है, वो इंटीग्रेट किया जाएगा। ऐसा जैसे आयुष्मान भारत है, नेशनल हेल्थ मिशन है, पीएम किसान योजना है, जल जीवन योजना है, आवास योजना है, बीएनएस का प्रोटोकॉल है, ये सब राज्य में लागू हो गए। लगना स्वाभाविक था, क्योंकि ये सारी चीजें वो थी जो ममता बनर्जी जिनको रोक रही थी, इसलिए वो होना स्वाभाविक था। लेकिन अब जो बंगाल की जो डिग्निटी है उसको रिस्टोर करना है। सबसे पहले तो जो अपराधी हैं उनको भय का वातावरण पैदा हो। एक बात समझ लीजिए कि ये कहा जाता है कि व्यक्ति से ज्यादा उसका भय काम करता है, व्यक्ति की लाठी से ज्यादा उसका भय काम करता है और भय का भूत होता है। अब ये जो भय का भूत है वो अपराधियों में कैसे होगा, क्योंकि वही पुलिस है, वही लोग हैं, वही दबे कुचले लोग जिनको बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि 75 साल से उन्होंने कभी आजादी देखी ही नहीं कि सही से आजादी का मतलब क्या होता है। इसलिए उनको तो वही करना था। जैसे उपनिषदों में कथा आती है कि एक ऊंट का व्यापारी था, ऊंट लेकर आया और एक संत के यहाँ गया, उसने कहा एक सुतली दे दो। बोले क्यों? बोले ऊंट का मैं धागा, वो जो सुतली थी वो लाना भूल गया, रस्सी लाना भूल गया, तो ऊंट को कैसे बांधूं? संत ने कहा कि जैसे तुम रोज बांधते हो सुतली के साथ, वैसे ही आज भी बिना सुतली के बांधो। तो वो व्यापारी पूछने लगा, संत ने कहा मेरा विश्वास करो, जाओ। उसने वैसे ही ऊंट की रस्सी पकड़ी जैसे वो रोज पकड़ता था, लेकिन रस्सी थी ही नहीं। रस्सी का उसने स्टाइल किया। ऊंट समझ गया कि उसको बैठना है, जैसे वो बैठाता था वैसे ही बैठ गया, जैसे वो गांठ लगाता था वैसे ही गांठ लगा दी गई। ऊंट बैठ गया। ऊंट को यह एहसास हुआ कि मेरी रस्सी बांध दी गई है, अब मैं खूंटे से बांध दिया गया हूं। सुबह व्यापारी ने फिर कहा कि अब इस ऊंट को उठाऊं कैसे? तो संत ने कहा कि जैसे बांधा था वैसे ही उठाओ। उसने फिर वही स्टाइल में रस्सी खोली, रस्सी खोलकर उठा और ऊंट भी वैसे ही उठकर खड़ा हो गया। संत से उसने पूछा कि भाई ये क्या है, बिना रस्सी के भी ये सब कैसे बन गया ये ऊंट? तब संत ने कहा कुछ लोगों की प्रवृत्ति हो गई होती है और उस प्रवृत्ति से ही वो चलते हैं, उनको नए इन्वेंशंस, नई चीजें दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जनता होती है जो पैदा हुआ, जिसने आजादी देखी ही नहीं है, जिसने स्वतंत्रता देखी ही नहीं है, जिसने खुलकर हंसना सीखा ही नहीं, जिन महिलाओं को केवल दबा कर रखा गया, वो राज्य अगर कोई देश में था तो वो वेस्ट बंगाल था। इसलिए बंगाल के लोगों में इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए कि वो जाएं और एफआईआर दर्ज करवाएं, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने
करवाएंगे तो वो पुलिस तो पुरानी वाली है। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली, अधिकारियों की बैठक लेकर यह तय किया कि हर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस, हर एक डीजीपी, एडीजीपी या इनकी आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर क्राइम होता है तो आप पहले 1 साल की सूचियां बनाइए, क्रिमिनल्स को या तो जेल में डालिए या उनकी गिरफ्तारियां करिए, जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज अधिकारी के ऊपर आएगी और अधिकारी ही दोषी माना जाएगा। जिस समय शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि अधिकारी कर्मचारी ही दोषी माना जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राइम ना हो वही दोषी माना जाएगा, आपको जो करना है हम आपको पूरी खुली छूट देते हैं। इसी दौरान रेप की घटनाएं कम हो गई, चोरी की घटनाएं कम हो गई, डकैती की घटनाएं कम हो गई, और ऊपर से जब ये वसूली मांगने आते तो लोग उनको टमाटरों से मारने लगे, चप्पलों से मारने लगे, उनके नेताओं को मारने लगे। उनके नेता जब कोई आंख उठाकर महिलाओं की तरफ देखता तो महिलाएं मरने लगी। ये समाज में एक परिवर्तन आया क्योंकि पुलिस को इंस्ट्रक्शन थे, और इस बात का प्रचार प्रसार भी किया गया कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन है, जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए, टीएमसी वाले या पुराने ये जो गुंडे हैं या बांग्लादेशी रोहिंग्या ये सब निपट जाए, कोई चिंता नहीं। इसी बीच में बैरूपुर में एक घटना हो गई। बैरूपुर में एक 11 साल की बच्ची का एक ब्रूटल रेप हो गया। रेप के बाद 3 लोगों ने रेप किया। रेप के बाद उसको एक नदी में फेंक दिया, पानी में डाल दिया। पानी में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा जब पानी में फेंकी गई थी तो वो जिंदा थी, उसके पेट में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई और रेप उसका किया गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो जिन अभियुक्तों के साथ वो अंतिम समय पर देखी गई बच्ची जो लेकर जा रहे थे उसमें प्रभास मंडल नाम का एक अभियुक्त था और उसके 2-3 साथी और थे। उनको देखा गया। देखने के बाद उनको गिरफ्तारी के आदेश हुए कि भाई इनको गिरफ्तार करके लाया जाए। पहले तो वो भागते रहे, फिर प्रभास मंडल का गिरफ्तारी हो गई। प्रभास मंडल की गिरफ्तारी के बाद जब उसको रिमांड पर लाया गया और रिमांड पर लाकर उसको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा था, यानी कि जहां पर घटना हुई वहां पर रात में ले जाया गया, क्योंकि दिन में अगर ले जाओगे तो भीड़ भाड़ इतनी हो जाती कि समस्याएं खड़ी हो जाती। रात में उसको उसी स्थान पर जहां पर उसने रेप किया था उन स्थानों की शिनाख्त करने के लिए ले जाया गया। जब शिनाख्त करने के लिए उसको ले जा रहे थे तो उसने एक पुलिस वाले का शस्त्र निकालकर उस पर हमला कर दिया। अब शस्त्र तो शस्त्र है, उसने जब शस्त्र निकालकर हमला किया तो पुलिस ने अपनी प्राइवेट डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई। उसके बाद वो गिर गया, उसको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये हो गई घटना। इसको इनकाउंटर स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि भाई अगर अभियुक्त नहीं मानता तो इनकाउंटर। अब इसमें फेक इनकाउंटर है कि सही इनकाउंटर है मैं नहीं जानता, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि लोग महुआ मोइत्रा ने कहा ये फेक इनकाउंटर है, महुआ मोइत्रा ने कहा ये पुलिस की दबदबापन है, महुआ मोइत्रा ने कहा ये जुडिशरी का वो है, और टीएमसी वाले तमाम चिल्ला रहे क्योंकि ज्यादातर ये जो रेपिस्ट और तमाम तरह के लोग हैं वो उनके संपर्क में वाले हैं या उनके वोटर हैं, इस तरह से कह लीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि इनकाउंटर बंगाल में शुरू हो गया गलत नहीं होगा। यह कहना कि अब रेपिस्ट बंगाल में पकड़े नहीं जाएंगे, इनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि बाकी 2 जो भाग गए हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उनको ढूंढने के लिए पुलिस पूरी शक्ति से लगी। यह संभव है कि वो राज्य छोड़कर भाग गए हों। अगर किसी के पास कोई सूचना होगी तो वो देगा, उस राज्य में दोबारा ले जाए जाएंगे। आपको याद है विकास दुबे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर करके वो भाग गया था उज्जैन से पकड़कर लाया गया, रास्ते में उसने भागने का प्रयास किया था, उसका इनकाउंटर हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को फ्री हैंड बाबा जी ने दे रखा है, वैसा ही बंगाल की पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। हालांकि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिना पुलिस के सहयोग के न तो गुंडागर्दी बंद हो सकती न खत्म हो सकती। यानी कि पिछली सरकारों में जो गुंडागर्दी थी, पिछली सरकारों में जो वसूली थी, पिछली सरकारों में जो पार्टी कार्यालय, डीएम कार्यालय बन गया था, वो सब भी पुलिस की निष्क्रियता या एडमिनिस्ट्रेशन की निष्क्रियता की वजह से रही होगी। लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंक्रोचमेंट खाली करवाने शुरू किए, टीएमसी के दफ्तर जो इलीगल रोडों पर बना लिए, मैदानों पर बनाए, उनको तोड़ना शुरू किया। बाकी जो इंक्रोचमेंट दुकानें बना रखी थी सरकारी जमीनों पर, पुलों पर, ब्रिजों पर, नदियों पर, वो सब तोड़वाने शुरू कर दिए हैं कि भाई ये खाली करो एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करेगा। दूसरी बात ये भी है कि ईडी सीबीआई भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से काम कर रही है। आज टीएमसी के ऊपर फिर छापे पड़े हैं, उनकी कुछ शेल कंपनियों के ऊपर। वो पैसा जो अगस्टा परचेज का था उस पर कुछ खेल होना शुरू हुआ है। जब ममता बनर्जी पहले हुआ करती उनके पार्टी फंड में कुछ पैसा जमा हुआ है, वो सारी चीजें और खंगाली जा रही हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक्शन लेना
शुरू कर दिया है और सीधे इनकाउंटर होने शुरू हो गए हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात आप समझिए कि ये इनकाउंटर को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि उस बच्चे की डेड बॉडी जिसका इनकाउंटर किया गया रेपिस्ट का, उसकी डेड बॉडी उसकी मां को कहा गया, तो उसकी मां का जो स्टेटमेंट आया उसने कहा मेरा कोई बेटा नहीं है, जो उसने किया उसका वो हश्र हुआ। मतलब पश्चिम बंगाल की महिलाएं इतनी पीड़ित थीं कि उनको अब अपने बेटे के लिए भी दो शब्द नहीं, उन्होंने कहा जो उसने किया वो उसका हश्र हो गया और जो उसके साथ होना चाहिए वो हुआ। उसने जितनी घिनौनी हरकत की थी उसके अनुसार उसको परिणाम मिला। मैं प्रसन्न हूं, अगर प्रसन्न ना कहा हो तो भी उन्होंने कहा कि मैं दुखी नहीं हूं इस बात से, क्योंकि उसका जितना लड़का जिस प्रकार का था वैसा उसका हश्र हुआ। आप सोच लीजिए, डेड बॉडी लेने से, अभी तक की सूचना ये है कि डेड बॉडी लेने से मना कर दिया उनकी मां ने और ये कहा कि पुलिस डिस्पोज कर दे, हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बंगाल की महिलाएं इतनी प्रताड़ित, आप सोच सकते हैं, लेकिन उनके दिल में कितना सुकून मिला होगा। एक क्रिमिनल की मां तक को अगर ये लगता है तो बाकी बंगाल की महिलाओं को क्या महसूस होता होगा जब जहांगीर जैसे लोग महिलाओं को अपने घर बुलाकर उनके साथ गलत करते थे, जब वहां के जो रोहिंग्या बांग्लादेशी क्रिमिनल बन चुके हैं, जिनके पास गैंग है, महिलाओं को रात बिरात उठाकर उनके साथ गलत किया जाता था, आज उनको कितना सुकून मिल रहा होगा। बंगाल कौन सी नींद सो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। मैं समझता हूं बंगाल में ये पहली बड़ी घटना है जिसने संदेश दिया है कि बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी का इंसाफ चलेगा, क्योंकि बुलडोजर भी बंगाल में ठीक ठाक चल रहा है, बुलडोजर भी शांत नहीं है। ऐसा कहते हैं कि बंगाल में बुलडोजर डिमांड बढ़ गई है क्योंकि अब बुलडोजर का एक्शन वहां शुरू हो गया है। यही प्रशासन संरक्षण देता था, वही प्रशासन आज उनको तोड़ रहा है। आप इस प्रशासन को परमानेंटली सही कौन करेगा पता नहीं है, लेकिन यह बात तो तय है कि बंगाल ने आज पहला एनकाउंटर शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद एक रेपिस्ट का देखा और ये अपने आप में बंगाल को नहीं समूचे देश को मैसेज है कि अगर भाजपा की सरकार जहां बनेगी, अगर राष्ट्रवादी सरकार जहां बनेगी, अगर महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण के लिए सरकार बनेगी, अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार बनेगी, तो वो ताबड़तोड़ एक्शन लेगी और विश्वास दिलाएगी कि वाकई में गलत करने वाले रह नहीं सकते। मैं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो जरूर हमको लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।